दोस्तों, आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि जब आप एग्ज़ाम देकर एग्ज़ामिनेशन हॉल से चेहरे पर मुस्कान लिए बाहर निकलते हैं और आपके मन में ये बात पक्की रहती है कि ये पेपर बहुत अच्छा हुआ है और इस पेपर में मेरे फुल मार्क्स आ जाएंगे। इसी उत्साह के साथ आप घर जाते हैं और अपने पेरेंट्स को भी बता देते हैं कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है और मेरे फुल मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब रिज़ल्ट आता है तो हमारी टाइम टाइम फिस हो जाती है, कहानी कुछ और हो जाती है। हम जितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे बहुत कम मार्क्स हमारे आते हैं। अब घर वालों को बताते हुए भी शर्म आती है। ऐसा आप लोगों के साथ अक्सर हुआ होगा। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम ये चीज़ ही डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में आप ऐसी क्या गलती करते हैं कि सब कुछ सही लिखते हुए भी आपके फुल मार्क्स आ नहीं पाते, या जितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट करते हो उनसे बहुत ही कम मार्क्स आपके आते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित दहिया और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स जोन पर। देखिए दोस्तों, अगर आप एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो एक बात आपको अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी। वो बात यह है कि आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आएंगे, ये बात इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वो चैप्टर आपको कितने अच्छे से आ रहा है या कॉन्सेप्ट आपके कितने क्लियर हैं। आपके मार्क्स इस बात पे डिपेंड करेंगे कि आपने एग्ज़ाम में कॉपी में क्या लिखा है और किस तरीके से लिखा है। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन आपने उन कॉन्सेप्ट को कॉपी में अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया, यानी अच्छे से लिखा नहीं, तो सारे कॉन्सेप्ट आते हुए भी आपके मार्क्स फुल नहीं आएंगे। क्योंकि एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? वो तो आपकी कॉपी देखकर ही तो पता करेगा, वो कोई अंतर्यामी तो है नहीं। तो आपने जिस तरीके से कॉपी में रिप्रेजेंट किया है, जिस तरीके से अपना आंसर लिखा है, उसी से एग्जामिनर को पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर चैप्टर या कॉन्सेप्ट आपको कितना आता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि सारा खेल है आपके रिप्रेजेंटेशन का। आप कॉपी में क्या लिखते हो और कैसे लिखते हो, इसी बेस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। दोस्तों, जब एग्ज़ाम होता है और कॉपीज़ एग्ज़ामिनर के पास चेक होने के लिए जाती है तो एक एग्ज़ामिनर के पास कई कॉपियाँ जाती है। आप सभी को ये बात पता होगी। एक एग्ज़ामिनर को बहुत सारी कॉपीज़ चेक करनी पड़ती है। अब अगर आपकी कॉपी में कुछ हटके हुआ, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, कुछ अट्रैक्टिव हुआ, तब वो कंटेंट एग्जामिनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो आपको फुल मार्क्स देगा। तो ऐसा क्या किया जाए ताकि आपका रिप्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव हो, आपकी कॉपी हज़ारों कॉपियों में एक अलग ही दिखे? तो देखिए दोस्तों, आपको मैं कुछ सिंपल से प्रो टिप्स बताता हूँ जिसको आप एग्ज़ाम में अप्लाई करके 100% मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको अपने मन में एग्ज़ाम का डर निकाल देना है। आपको निडर होकर एक शेर की तरह एग्ज़ाम देना है। देखिए, जो शेर होता है उसे हम जंगल का राजा कहते हैं। शेर से ज़्यादा ताकतवर तो हाथी होता है, लेकिन उसे तो जंगल का राजा कहते नहीं हैं। शेर से फास्ट चीता होता है, लेकिन उसे भी हम जंगल का राजा कहते नहीं हैं। यानी कि शेर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ पाई जा रही है, कुछ ऐसा एक्स फैक्टर पाया जा रहा है जिसके कारण वो जंगल का राजा कहलाता है। और वो चीज़ है शेर का एटीट्यूड। वो आसानी से हार नहीं मानता। तो दोस्तों, आपको भी शेर की तरह एकदम निडर होके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बिना रिजल्ट की टेंशन लिए एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देते हुए अगर आपका ध्यान रिजल्ट की तरफ चला गया तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे और आप अपना 100% एग्ज़ाम में नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहली बात यही है कि आपको एकदम टेंशन फ्री होके बिना रिजल्ट की टेंशन लिए फ्री माइंड से आपको एग्ज़ाम देना है। क्लियर?
अब देखिए दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सबसे पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिनका आंसर आपको अच्छी तरीके से आता है। आप 100% श्योर हो कि इसका आंसर तो मुझे आता है और इन क्वेश्चन में मेरा एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको सबसे पहले करने हैं। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें आ रहा है, सेकंड आ रहा है, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, तो हम थर्ड और फोर्थ को ही लेके बैठ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो हमें आ ही नहीं रहे हैं, और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। सारा टाइम उन क्वेश्चन को सोचने में ही चला जाता है जो कि हमें नहीं आते। अब इससे होगा क्या कि जो क्वेश्चन हमें आते थे वो भी हम टाइम पर कर नहीं पाएंगे और वो क्वेश्चन छूट जाएंगे, हमारे मार्क्स वैसे ही कट जाएंगे। तो दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन पेपर पढ़ें तो सबसे पहले उन क्वेश्चन को उठाएं जिनका आंसर आपको 100% आता है। आप उनके बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। तो आपके शुरुआत वाले 2-4 क्वेश्चन जितने अच्छे होंगे उतना ही अच्छा एग्जामिनर पर आपका इफेक्ट पड़ेगा। एग्जामिनर को लग जाएगा अरे ये स्टूडेंट तो इंटेलिजेंट है। तो हमेशा जो शुरुआत के आप 4-5 क्वेश्चन करते हैं वो ऐसे क्वेश्चन उठाइए जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हो और जो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आते हैं। और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन्हें लेकर आप किसी भी टाइप का टेंशन मत करिए, उन्हें अभी के लिए छोड़ दीजिए। जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं उन पर फोकस करिए, वो क्वेश्चन आपको पहले करने हैं। जो क्वेश्चन आपको आधे अधूरे आते हैं या नहीं आते हैं उनको अभी छोड़ दीजिए। जब हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में उन क्वेश्चन को हम वापस देख लेंगे। अब दोस्तों, कभी कभी जल्दबाजी में हम क्वेश्चन की नंबरिंग गलत कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जो आंसर लिखा वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन जल्दबाजी में आपने फर्स्ट क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन नंबर 2 वहाँ लगा के आ गए। तो दोस्तों, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो आपका आंसर सही होते हुए भी वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी नंबरिंग सही नहीं लगाई। तो दोस्तों, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप एग्ज़ाम में 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ आंसर लिख रहे हो तो इस टाइप की गलतियां नहीं होती है। तो सबसे मेन फोकस रखिए कि जब भी आप एग्जाम देते हैं तो आप पूरी एकाग्रता के साथ पूरा ध्यान आपका कॉपी में होना चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं। आपको ये देखना है कि उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जो चीज़ पूछी गई है उसका अगर आप आंसर देंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और जो चीज़ पूछी ही नहीं गई है वो चीज़ अगर आपने लिख दी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, 1-2 पेज भर दिए उसके बारे में, लेकिन आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मार्क्स उसी चीज़ के मिलेंगे आपको जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई है। तो हमेशा आप क्वेश्चन को पूरे ध्यान से पढ़िए और देखिए कि उस क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन आपके आ गया कि ड्रिंक कर कर ड्राइव क्यों नहीं करनी चाहिए, तो इसका आंसर अगर आप लिख देते हो कि लीवर खराब हो जाता है, तो सोचिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 0 मार्क्स मिलेगा। पूछा तो क्या था और आप लिख क्या रहे हो? तो इस टाइप की सिचुएशन आपको अवॉइड करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो पूछा गया है उसी का आंसर लिखिए। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए कि जो पूछा गया है वो तो हमें नहीं आ रहा है, चलो कुछ और लिख देते हैं, हो सकता है आधा 1 नंबर मिल जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जो चीज़ पूछी गई है उससे रिलेटेड अगर आप कुछ लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। जिस तरीके से आप टीचर्स से अच्छा रिप्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक उसी तरीके से एग्जामिनर भी, यानी जो कॉपी चेक करेगा, वो भी आपसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट करता है। तो आप भी जब अपना आंसर कॉपी में लिखें तो आपका काम एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई भी काट छाट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कॉपी में बहुत सारी काट छाट
देखने को मिली तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट एग्जामिनर के माइंड पर पड़ेगा। अब अगर आपका आंसर सही भी हो लेकिन काट छाट के कारण आपको फुल मार्क्स मिल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप आंसर लिखें तो काट छाट बिल्कुल भी ना हो, और साथ में राइटिंग भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी नहीं तो कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि एग्जामिनर को वो राइटिंग पढ़ने में आ जाए, उसे पता चल जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों कभी कभी हम अच्छी हैंडराइटिंग के चक्कर में बहुत ही जमा कर सुंदर सुंदर वर्ड लिखते हैं, लेकिन उस चक्कर में हमारी स्पीड कम हो जाती है और टाइम निकलता चला जाता है, जिससे क्वेश्चन हमें जो आ रहे थे वो भी हम टाइम पे कर नहीं पाते। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए स्पीड विथ एक्यूरेसी, यानी कि आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, काट चाट भी नहीं होनी चाहिए, और तीसरा स्पीड का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि अच्छी राइटिंग के चक्कर में आप उस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दें और बाकी के क्वेश्चन आपके छूट जाएं। अगला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आप आंसर लिखें तो ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे BAD बैड यानी बुरा गंदा, लेकिन BED बैड यानी क्या हो जाएगा, पलंग हो जाएगा, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर हिंदी में बात करें तो मात्राओं का आप विशेष ध्यान रखिए। अब दोस्तों यदि आपने आंसर सही लिख दिया, आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी है, काट छाट नहीं है, लेकिन उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है, स्पेलिंग आप गलत लिख रहे हो, तो भी आपके फुल मार्क्स नहीं आएंगे। इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट एग्जामिनर के माइंड पर पड़ेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, काट छाट नहीं होनी चाहिए, स्पीड का विशेष ध्यान रखेंगे, और साथ साथ ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। दोस्तों अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ, जब भी आप आंसर लिखें तो उस आंसर को हमेशा आप पॉइंट्स में लिखा करें। पॉइंट्स में लिखने पर आपके आंसर की इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट एग्जामिनर के सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। आप आंसर को जितना हो सके पैराग्राफ के रूप में मत लिखिएगा, जितना हो सके पॉइंट्स के रूप में आप अगर अपने आंसर को लिखेंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। इसके अलावा दोस्तों जब आप कोई आंसर लिखते हो तो हर आंसर का एक स्पेसिफिक कीवर्ड होता है जो कि उस पूरे आंसर का मान लीजिए हार्ट होता है। क्लियर? तो आंसर जब आप लिखते हैं तो उस स्पेसिफिक कीवर्ड के नीचे हमेशा आप अंडरलाइन कीजिए। जब आप किसी कीवर्ड को अंडरलाइन करेंगे तो वो कीवर्ड आई कैचिंग हो जाएगा, एग्जामिनर का पूरा ध्यान उस कीवर्ड पे ही चला जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए, एक एग्जामिनर को इतनी सारी कॉपी चेक करनी है तो वो एक एक लाइन तो पढ़ने बैठा नहीं है, उसके सामने तो जो हाईलाइट हो गया वो चीज़ अगर आपने सही लिखी है तो आपको फुल मार्क्स दे देगा। अब हो सकता है उस कीवर्ड के आसपास अगर आपने लैंग्वेज सही नहीं लिखी है तो भी वो कीवर्ड के नीचे अंडरलाइन होने के कारण कीवर्ड उसके नज़र में आ गया तो वो आपको फुल मार्क्स दे देगा। तो हमेशा किसी भी आंसर के कीवर्ड के नीचे अंडरलाइन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आया डिफाइन सोरोनस नेचर ऑफ मेटल, तो आप क्या लिखेंगे, मेटल कैन प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड व्हेन इट इज हीटेड, यानी जब मेटल को किसी से टकराया जाता है तो स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस होता है। मैटर के इसी नेचर को सोरोनिटी या सोरोनस नेचर कहते हैं। तो दोस्तों इस डेफिनेशन का कीवर्ड क्या हो गया, स्पेसिफिक साउंड। तो आपको स्पेसिफिक साउंड के नीचे अंडरलाइन करनी है। दोस्तों अक्सर हम दो क्वेश्चन के आंसर के बीच में गैप रखना भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 का आपने आंसर लिख दिया तो जहाँ पे वो क्वेश्चन के आंसर खत्म हुआ उससे जस्ट अगली लाइन में ही हम क्वेश्चन नंबर 2 करके क्वेश्चन 2 का आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के जो आंसर है उनके बीच में 2-3 लाइन का गैप हमेशा आप
छोड़ा करिए, ताकि क्या होगा, अगर आपने वो गैप नहीं छोड़ा तो एग्जामिनर जब कॉपी जल्दबाजी में चेक करेगा तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दोनों के बीच में गैप ना होने से वो दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा और दोनों को एक साथ चेक कर लेगा, जिसमें क्वेश्चन 1 में तो आपको वो मार्क्स दे देगा, लेकिन क्वेश्चन 2 में वो आपको मार्क्स देना भूल जाएगा या गलती से दे नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में गैप है ही नहीं, तो एग्जामिनर ने उन दोनों आंसर को एक ही आंसर मान लिया है। तो हमेशा जब भी आप आंसर लिखें तो दो कंटिन्यूस जो आंसर आ रहे हैं उनके बीच में 2 या 3 लाइन का गैप हमेशा छोड़ा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आपने आंसर लिख दिया, फिर 2-3 लाइन का गैप छोड़ दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिख दिया, फिर 2-3 लाइन का गैप छोड़ दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि 2 क्वेश्चन के आंसर के बीच में हमेशा थोड़ा गैप हमें छोड़ना है। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर बच्चों को न्यूमेरिकल से बहुत ज़्यादा डर लगता होगा, लेकिन न्यूमेरिकल से डरने वाली कोई बात नहीं है। जो थियोरिटिकल क्वेश्चन आते हैं उसमें तो आप चाहे कितना भी सही लिखो, अगर एग्जामिनर चाहे तो मार्क्स काट सकता है, लेकिन अगर आपने न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ स्टेप वाइज तरीके से आपने सॉल्व किया है, तो एग्जामिनर आधा मार्क्स भी काट नहीं सकता है। यानी कि न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू थियोरिटिकल क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जब भी न्यूमेरिकल आए आप सिर्फ कैलकुलेशन करके आंसर लिख के छोड़ देते हो और फिर आप उम्मीद करते हैं कि आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमेशा ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल में स्टेप मार्किंग होती है। अब मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ। एग्जाम में आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और आपके फुल मार्क्स न्यूमेरिकल में आसानी से आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, जब भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए उसके आंसर में गिवन, यानी उस क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है वो आपको इसके अंतर्गत लिखनी है। दूसरी आप हेडिंग लगाइए फाइंड आउट, यानी उस न्यूमेरिकल में क्या चीज़ पूछी है वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। थर्ड स्टेप आपको लगाना है फॉर्मूला। उस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है। और जब फॉर्मूला आ गया तो अगला स्टेप होगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब ये है उस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। क्लियर? और कैलकुलेशन करके आंसर आपका आ जाएगा। और लास्ट स्टेप आपको लिखना है आंसर, और आंसर हमेशा आपको यूनिट के साथ लिखना है। देखिए दोस्तों, इस बात को आप अच्छे से समझिए कि न्यूमेरिकल में अगर आपने यूनिट नहीं लिखी तो फुल मार्क्स जहां आने चाहिए थे वहां पे आपके मार्क्स कट जाएंगे एक छोटी सी गलती के कारण। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप आंसर लिखो तो यूनिट का विशेष ध्यान रखिए। अब दोस्तों, आप में से ज़्यादातर बच्चों को यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत आती होगी, तो किस तरीके से हम यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं इस पर एक मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम यूनिट कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से हम यूनिट कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक मैं उसमें बताऊंगा। इसके साथ ही किस तरीके से न्यूमेरिकल में जो कैलकुलेशन आती है उसको बहुत कम टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जब न्यूमेरिकल आए तो आपको बाकायदा ये स्टेप लिखने हैं और इनके नीचे अंडरलाइन करनी है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, जहाँ तक हो सके आप अपने आंसर में चार्ट, टेबल या डायग्राम का यूज़ किया कीजिए। इससे आपके फुल मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और आपका आंसर बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में 2 चीज़ों के बीच में डिफरेंस पूछा गया, मान लीजिए मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बताइए। तो जब भी डिफरेंस पूछे जाए तो हमेशा उसको टेबुलर फॉर्म में आपको लिखना है, यानी कि एक तरफ हम लिख देंगे मेटल, दूसरी तरफ लिख देंगे नॉन मेटल और बीच में एक लाइन खींच देंगे। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखिए, डिफरेंस आपको पैराग्राफ के रूप में नहीं लिखना है, टेबुलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं डायग्राम की, तो जहाँ तक हो सके आप अपने आंसर में डायग्राम
बनाइए। और डायग्राम भी कैसा होना चाहिए, लेबल डायग्राम। लेबल डायग्राम का मतलब उस डायग्राम में कौन सी चीज़ क्या है ये आपको एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करनी है। अब लेबलिंग करने का भी एक तरीका होता है, जो भी आप एरो लगाते हैं लेबलिंग करते टाइम वो सब एक ही साइड में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये ह्यूमन बॉडी का एक डायग्राम है, तो अब देखिए मैंने लिखा हेयर, आई, हैंड, ये सब एक तरफ लिखे हैं। एक तीर यहाँ से आ रहा है, एक तीर वहाँ से आ रहा है, इस तरीके से आपको लेबलिंग नहीं करनी है। क्लियर। और डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम के नीचे लिखिए कि वो किस चीज़ का डायग्राम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नीचे क्या लिख दूंगा, लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर। तो क्या ध्यान रखना है, आंसर में जहाँ तक हो सके चार्ट, टेबल और डायग्राम का यूज़ करना है। डायग्राम लेबल्ड होना चाहिए और जब भी आप लेबलिंग करो तो ये जो एरो है ये सब एक ही साइड में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एरो यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है। एरो मार मार कर उस डायग्राम की हवा नहीं निकालनी है। क्लियर। दोस्तों अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि क्वेश्चन आते हुए भी टाइम की कमी के कारण वो क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं। ये किस लिए होता है, ये इस कारण से होता है कि आंसर देते देते आप उसमें इतना डूब जाते हो कि घड़ी की तरफ नज़र रखना ही आप भूल जाते हो। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी एग्ज़ाम में जाएं तो घड़ी पहन कर जाइए और आंसर लिखते लिखते हर 5-10-15 मिनट में एक बार नज़र आपकी घड़ी पर चली जानी चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि इतना टाइम बचा है और हमें अभी इतने क्वेश्चन और करने हैं। एक गलती हमसे यह भी हो जाती है कि जो क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आता है हम उसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा देते हैं, आराम से धीरे धीरे इस तरीके से लिखते हैं जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम नहीं है, किसी पार्टी में आए हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जो चीज़ हमें अच्छे से आती है हम उसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा देते हैं। जो चीज़ एग्ज़ाम में क्वेश्चन में नहीं पूछी है वो चीज़ भी हम लिख के आ जाते हैं, क्योंकि वो तो हमें अच्छे से आ रहा है। लेकिन दोस्तों आपकी इस टेंडेंसी के कारण टाइम निकलता जा रहा है और जो क्वेश्चन अभी आपको आगे जाके और करने हैं वो क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए भावनाओं में न बहकर किसी क्वेश्चन में जितना पूछा गया है बस उतना ही आप लिखें और उसको ख़त्म करके आप नए क्वेश्चन पर आ जाइए। एक ही क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया तो जो क्वेश्चन आपको आते थे या जो क्वेश्चन आप कर सकते थे वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। टाइम की कमी के कारण उन क्वेश्चन को आपको न चाहते हुए भी छोड़ना पड़ेगा और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है कि हमें क्वेश्चन आता था लेकिन टाइम की कमी के कारण हम उसे सॉल्व नहीं कर पाए। दोस्तों एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि ज़्यादातर बच्चों को क्वेश्चन का आंसर तो आता है, उन्हें कॉन्सेप्ट सब पता है, लेकिन वो अपनी बात को सही तरीके से लिख नहीं पाते, प्रॉपर सेंटेंस नहीं बना पाते, जिसके कारण उन्होंने जो आंसर लिखा है उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल पाता। दोस्तों जब भी आप कोई आंसर लिख दें तो लिखने के बाद उसे एक बार ज़रूर पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि जो आपने लिखा है वो सेंटेंस प्रॉपर है या नहीं है। दोस्तों अगर आपको भी प्रॉपर सेंटेंस लिखने में दिक्कत आती है तो आप टेंस पर अपनी पकड़ मजबूत करें। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन हम कर सकते थे, जितने क्वेश्चन हमें अच्छे से आते थे, वो सब हम पहले इन बातों को ध्यान में रखते हुए सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको आते नहीं हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन क्वेश्चन को सबसे लास्ट में उठाना है, लेकिन उन क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो भी आप हिम्मत से काम लें, अपने दिमाग पर जोर डालें और उस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख कर आएँ, उसे एकदम खाली छोड़कर ना आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो आपके है नहीं। तो पूरा क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है
कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिख के आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी बातें लिख के आ जाए जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड ही नहीं है। यूँ नहीं कि आप उसमें गाने लिख के आ जाए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको लिख कर आना है। देखिए, कॉपी चेक करने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, आप उन्हें पागल नहीं बना सकते। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी लिख दो, चलो कॉपी चेक करने वाला नंबर दे ही देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखिए, बिना सिर पैर वाली बात उस क्वेश्चन में लिखकर मत आइएगा। अब दोस्तों, जब आपने इन बातों को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और अभी भी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम पड़ा है, तो लास्ट में आप पूरी कॉपी एक बार वापस से चेक कर लीजिए। कहीं आपने रोल नंबर गलत तो नहीं लिखा, या कहीं आपने क्वेश्चन की नंबरिंग गलत तो नहीं करी, या हमसे कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। तो पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद आप एक बार अपनी कॉपी को सरसरी निगाहों से जल्दी जल्दी एक बार लास्ट में चेक कर लीजिए, ताकि कोई क्वेश्चन अगर छूटा हो तो हम उसे टाइम पर पूरा कर सकें, या कोई छोटी मोटी गलती अगर हमसे हो गई हो तो उनको भी हम सुधार सकें। दोस्तों, कुछ बच्चे एग्ज़ाम में डिफरेंट कलर के पेन भी यूज़ करते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से अलग अलग टाइप के पेन यूज़ करने से आपका टाइम खराब होता है, टाइम चला जाता है, और सारा खेल टाइम का ही तो है। क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को दिए गए टाइम में सॉल्व करना ये बड़ी बात है। इसलिए बार बार पेन चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना काम करते रहिए, और कहीं पे कोई कीवर्ड आ जाए तो उसी पेन से आप उसको अंडरलाइन करते चलिए। बार बार आप अगर पेन चेंज करेंगे तो उसमें टाइम खराब हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप डिफरेंट कलर के पेन यूज़ करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, रेड इंक का पेन कभी भी आपको एग्ज़ाम में काम में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा वो भी तो रेड पेन ही यूज़ करते हैं। तो आप जब भी आंसर लिखें, रेड पेन का कभी भी यूज़ ना करें। तो दोस्तों, अब जब भी आपका एग्ज़ाम हो, आप इन प्रो टिप्स को यूज़ करते हुए अपना आंसर लिखिएगा, और देखिएगा आपके मार्क्स आपके उम्मीद से ज़्यादा ही आएंगे। आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से स्कॉलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपकी कॉपी में, आपके रिप्रेजेंटेशन में एक अलग से एक्स फैक्टर नज़र आएगा, जो कि एग्जामिनर को ज़रूर अट्रैक्ट करेगा। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया हो, पॉजिटिव वाइब्स जनरेट हो गई हो, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह के यूज़फुल कंटेंट एंड प्रो टिप्स मिल सके। और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी सर्कुलेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी ये यूज़फुल कंटेंट मिल सके।